हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा होगा क्योंकि मुझे नज़ला और ज़ुकाम है। यही रीज़न है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। एनीवे, अब चलो बिना देरी किए एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अपना थर्ड क्लोन बनाने के लिए एंसेस्ट्रल गोड सेट के ट्रेजर रियाल में गया था और वहाँ पर उसे एक न्यू ट्रेजर मिल जाता है जो कि था स्पेस हार्ट। और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एक न्यू डोमेन एबिलिटी मिल चुकी थी और साथ ही साथ उसकी मूशा क्लोन बॉडी की पावर्स उसके गोल्डन और बीस्ट बॉडी के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा हो चुकी थी। जिसके बाद फिर उसने अपनी थर्ड क्लोन बॉडी को बनाने के लिए वर्ल्ड ट्री के सैंपल को कलेक्ट करने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी, पर वो इसमें बार बार नाकाम हो रहा होता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एंसेस्ट्रल गोड सेट के ट्रेजर रियाल में दो पावरफुल बींग्स को टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नेम है जिया वनरेबल AKA ब्लैक क्रो और दूसरे का नेम है फीजिंग किंग। यहाँ टेलीपोर्ट हो जाने के बाद फीजिंग किंग कहते हैं, जिया वनरेबल, थैंक्स टू योर टेलीपोर्टेशन हम बहुत ही स्मूथली यहाँ पर आ गए। इस पर वनरेबल ब्लैक क्रो कहते हैं, फीजिंग किंग अब सब कुछ तुम पर रिलाय करता है। इस पर फीजिंग किंग उनकी तरफ एक नजर देखने के बाद आगे बढ़ते हुए बोलने लगते हैं, ये डिसोलेट स्टोन आइलैंड बाकी सभी के मुकाबले में सेफ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं। मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर आराम करने के बाद 9 डार्कनेस सी में जाने का प्लान बना रहा था। ये सुनकर जिया वनरेबल चौंकते हुए कहते हैं, 9 डार्कनेस सी? वो जगह तो पूरे 9 डार्कनेस स्पेस टाइम में सबसे ज्यादा डेंजरस है और वहाँ समंदर में जो वर्लपूल्स अपीयर होते हैं वो तो इवन और भी ज्यादा डेंजरस और अननोन है। अगर कोई उसमें फंस जाए तो भले ही वो यूनिवर्स वनरेबल ही क्यों ना हो, उसके लिए वहाँ से जिंदा बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आज तक कोई भी नहीं जान सका कि उन वर्लपूल्स के अंदर क्या राज दफन है। इस पर तो फीजिंग किंग उससे कहते हैं, वटएवर, तुम मेरा साथ देना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। इस पर तो वो भी सोचने लगते हैं कि ये एक अनडाइंग इनहेरिटर है जो कि बिलियंस ऑफ पीपल्स में से टॉप 10 में आता है, प्लस इसका यूनिक इन्वेस्टिगेटिव टैलेंट यूनिवर्स मिरर बहुत ही ज्यादा खास है। इसका साथ देना डेफिनेटली बड़ा बेनिफिशियल है। मुझे बस कोई अच्छा सा ट्रेजर मिल जाने तक इसे थोड़ी देर तक और बर्दाश्त करना होगा। इतना सोचने के बाद फिर वो रिस्पेक्टफुली फीजिंग किंग से कहते हैं, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपका साथ दूंगा। ये सुनकर तो फीजिंग किंग अपनी यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, चलो मैं पहले अपने आसपास के बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इसी के साथ फिर हमें फीजिंग किंग की इस यूनिक एबिलिटी को परफॉर्म होते हुए दिखाया जाता है, जो कि सच में अमेजिंग थी। हम देख पाते हैं कि वो अपनी इस एबिलिटी के चलते अपनी रेंज में आने वाली हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ देख पा रहे थे और इसी के चलते उन्हें लुओ फेंग भी एक जगह पर मेडिटेट करता हुआ दिखाई पड़ता है, जो देखकर वो खुश होते हुए कहता है, ब्लेड रिवर किंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सुप्रीम विंग ट्रेजर है। जीजिंग आइलैंड पर तो मैं कोई एक्ट नहीं कर सका, लेकिन यहाँ ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए विल स्माइल करने लग गया था। जिया वनरेबल उसकी ये बात सुनते हुए कहते हैं, फीजिंग किंग अब ये मत कहना कि तुम। इस पर फीजिंग किंग बिना उसकी तरफ देखे उससे कहते हैं, क्यों, क्या तुम मुझसे डरते हो? हमारी नॉर्थर्न अलायंस उनके ह्यूमन अलायंस से बिल्कुल भी नहीं डरती। जिया वनरेबल, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते तो तुम्हें इसमें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर तुमने कोई चालाकी करते हुए ब्लेड रिवर किंग को वॉर्न करने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा कि तुम मेरे एनिमी हो। ये कहते हुए फीजिंग किंग उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए गुर्रा रहे थे, जिस पर तो वनरेबल जिया उन्हें लुओ फेंग के करीब ले जाने के लिए टेलीपोर्टेशन को परफॉर्म करते हुए कहते हैं, बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हम फेंग को देखते हैं जो कि माउंटेन्स में बैठा हुआ मेडिटेट करते हुए अपनी मूशा क्लोन बॉडी को कॉटन फ्लोर में ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड ट्री के करीब ले जा रहा था और सोचता है कि इसे उसके करीब पहुंचने में अभी भी 1 महीना और लगेगा। फेंग के इतना सोचने के फौरन बाद ही सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि फीजिंग किंग और जिया वनरेबल लुओ फेंग के करीब टेलीपोर्ट हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर आते साथ ही अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टाइम को रोक दिया था, जिसका एहसास फेंग को कुछ ही मिली सेकेंड्स में हो जाता है और वो फौरन से इस टाइम फ्रीज से निकलते हुए अपने मन में कहता है, बुरा हुआ, यहाँ की स्पेस लॉक्ड हो चुकी है। इसी के साथ वो तेजी के साथ फ्लाई करते हुए माउंटेन को डिस्ट्रॉय करके उसमें से निकलकर अपने आसपास मौजूद एनिमी को देखने लगता है कि आखिर मुझ पर अटैक किसने किया और तभी उसे देखने को मिलता है फीजिंग किंग, जो कि तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फेंग उसे देखते साथ ही कहता है, फीजिंग किंग, ये भी यूनिवर्स में मौजूद स्पेशल लाइफ फॉर्म्स में से एक है और इसकी स्ट्रेंथ तो यूनिवर्स वनरेबल की बराबरी करने के लिए काफी है। अपने मन में ये सोचते साथ ही फेंग उससे बचने के लिए फौरन से पीछे की तरफ पलटते हुए तेजी के साथ फ्लाई करके भागने लग गया था। फीजिंग किंग उसका पीछा करते हुए उसे कहता है, ब्लेड रिवर किंग,
क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? फेंग उसे चकमा देने के लिए तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। तभी वो वाता उसे बताती है कि फी जिंगकिंग अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी और उसकी नेट स्पीड के लिए बहुत फेमस है और उसकी डिवाइन बॉडी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये कहते हुए वाता यहाँ पर अपना सर पकड़ते हुए परेशान होने लगती है, जबकि लुओ फेंग यहाँ पर फी जिंगकिंग के हमले की चपेट में आने वाला था, क्योंकि वो फेंग को चेस करते हुए उसके बेहद ही करीब पहुंच चुके होते हैं। उन्हें अपने पास आता हुआ देखकर फेंग अपने मन में कहता है, मैंने इसे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसी के साथ फिर वो अपने क्योटिक गोल्डन विंग्स की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और इससे पहले कि फी जिंगकिंग उसे अपने हाथों में पकड़ भी पाता, फेंग कुछ ही मिली सेकंड्स के फासले से फौरन से उसके हाथों से निकल गया था। ना सिर्फ फेंग स्पेस को चीरते हुए उसके हाथों से बचकर निकल जाता है, बल्कि अपने इस सेकंड फॉर्म के साथ उसके ऊपर हमला भी कर चुका था, जिसके चलते अब फी जिंगकिंग की स्पीड स्लो हो जाती है और वो फेंग से काफी पीछे रह गए थे। फेंग के विंग ट्रेजर्स की न्यू पावर्स को देखकर फी जिंगकिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, इस ट्रेजर की पावर्स तो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कहते हुए वो भी फाइटर जेट की तरह अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और तेजी के साथ स्पेस को चीरते हुए फेंग के करीब आते हुए उससे कहते हैं, वो विंग ट्रेजर मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। फेंग एक बार फिर से फी जिंगकिंग को तेजी के साथ अपने करीब आता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरी स्पीड उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ अपनी एजिलिटी पर रिलाय कर सकता हूँ। ये कहते हुए फेंग फी जिंगकिंग के साथ अपनी इस मैक्सिमम स्पीड में ही टकराने लगता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि फी जिंगकिंग की एजिलिटी कम होने की वजह से फेंग उनके ऊपर हावी पड़ रहा था। इसीलिए एक बार फिर से वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वनरेबल ज़िया जो कि इनका पीछा करते हुए दूर से ही इनकी इस बैटल और चेसिंग सीन को नोटिस कर रहे हैं, वो इन्हें देखते हुए अपने मन में कहते हैं, फी जिंगकिंग ने अपनी थोड़ी सी गोल्डी डिवाइन बॉडी को बर्न करते हुए वाकई अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लिया, लेकिन इसके चलते अब उनके लिए टर्निंग मुश्किल हो गई है। फी जिंगकिंग अपने शिकार को यूं अपनी आंखों के सामने से बचकर भागने नहीं दे सकते, वो अब जरूर स्ट्राइक करेगा। वनरेबल ज़िया अपने मन में ये सोच रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वाकई फी जिंगकिंग ने अब अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए अपनी एक और टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और इसके रेडी होते साथ ही उन्होंने तेजी के साथ अपने इस अटैक को फेंग के ऊपर थ्रो कर दिया था, जो देखने में एक ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है और वो फेंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। फेंग उसकी चपेट में आते हुए अपने मन में हैरान होते हुए कहता है, इसकी सक्शन फोर्स कितनी ज्यादा है, ये तो डीमन माउंटेन की डेथ केव को भी क्रॉस कर चुकी है। फेंग उसकी सक्शन फोर्स से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो वाता उससे कहती है, ये एक हैवी ड्यूटी सीलिंग ट्रेजर है। साथ ही जी जिंगकिंग ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया है, जिसके चलते अब इसकी पावर्स यूनिवर्स वनरेबल लेवल के सीलिंग मेथड के बराबर हैं। इस पर तो फेंग अब उसकी सक्शन फोर्स से बचने की बजाय तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ते हुए टेलीपोर्ट होते हुए अपने मन में कहता है, तुम मुझे बिना नुकसान पहुंचाए डायरेक्टली सील करना चाहते हो, किस डिल्यूजन में जी रहे हो। ये कहते हुए फेंग अपने क्योटिक विंग्स के सेकंड फॉर्म के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश लगाते हुए उसके सीलिंग ट्रेजर को ही बीच में से दो टुकड़े करके काट डालता है, जिसकी वजह से वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ फेंग एक बार फिर से उसके हाथों से बचकर निकल गया था। क्योटिक विंग्स की इन पावर्स को देखते हुए फी जिंगकिंग और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, वाओ, ये कितना कमाल का ट्रेजर है, अब तो मुझे ये हर हाल में चाहिए। ये कहते हुए वो जोर से रोर करते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लग गए थे, जिसके चलते उनकी पूरी बॉडी चमक रही होती है। हम देख पाते हैं कि वो एक पावरफुल एनर्जी बीम अटैक क्रिएट कर रहे थे और साथ ही साथ लुओ फेंग से कहते भी हैं, ब्लेड रिवर किंग, वैसे तो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, पर अब मुझे ब्लेम मत करना। फी जिंगकिंग को इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए देखकर ज़िया वनरेबल दूर से ही पीछे हटने लग जाते हैं और अपने आसपास मल्टी लेयर प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फी जिंगकिंग से कहते हैं, इससे हो सकता है कि ब्लेड रिवर किंग मारा जाए, पर फी जिंगकिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनते। वो अपने इस अटैक के क्रिएट होते साथ ही फौरन से इसे फेंग के ऊपर रिलीज कर चुके थे। फी जिंगकिंग के इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फेंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, पर क्योंकि उनके इस अटैक की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और फेंग के पास उससे बच निकलने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपने क्योटिक विंग्स को सामने करते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगता है। पर हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक असल में लुओ फेंग की फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो था ही नहीं, बल्कि ये सीधा फेंग की सोल के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से फेंग की सारी मेमोरीज शैटर होने लग गई थी और फेंग एकदम से अनकॉन्शियस होते हुए वहीं पर गिरने लग जाता है। फेंग को अनकॉन्शियस होता हुआ देखकर फी जिंगकिंग जल्दी से फेंग की तरफ बढ़ने लग गया था। तभी ज़िया वनरेबल हमें बताते हैं, फी जिंगकिंग की असल में 2 सीक्रेट इनेट टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूसरी अटैक के लिए है। उनका अटैक किसी की भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शायद यही वजह है कि ज़िया वनरेबल जो कि खुद एक यूनिवर्स वनरेबल लेवल पर हैं, पर फिर भी वो फी जिंगकिंग को अपना एनिमी बनाने में हिचकिचा रहे थे। तभी हमें फेंग की सोल को दिखाया जाता है, जो कि फी जिंगकिंग के इस अटैक की वजह से शैटर हो चुकी थी और उसकी
सारी मेमोरीज भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन स्टार टावर की पावर्स के चलते फैंग की ह्यूमन बॉडी का कोर एक बार फिर से रिक्रिएट हो गया था। और फैंग होश में आते हुए कहता है, ये कितनी टेरिफाइंग टेक्निक है। अगर इस क्रिटिकल मूवमेंट पर मेरे पास टावर की पावर्स नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पर। फैंग इतना सोच रहा था कि तभी फी चिंकिंग का हाथ उसकी बॉडी के ऊपर टच होने ही वाला था कि फैंग जल्दी से उससे एक बार फिर से बच जाता है। ये देखकर तो जिया वनरेबल भी शॉक होते हुए कहते हैं, क्या वो उसके इस हमले से बच निकला? इधर फी चिंकिंग भी शॉक होते हुए फैंग का पीछा करते हुए कहता है, नहीं, इम्पॉसिबल। मेरे इस अटैक की पावर एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर के बराबर है। जबकि फैंग इधर उससे बचने के लिए तेजी के साथ नाइन डार्कनेस सी की तरफ फ्लाई करते हुए अपने मन में दांत पीसते हुए कहता है, मेरे पास टावर की पावर्स होने के बावजूद भी मैं इसके सेकंड अटैक का सामना नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए फैंग अपनी फुल स्पीड के साथ नाइन डार्कनेस सी के अंदर इंटर होकर उसकी गहराई में जाना शुरू कर देता है, जिस पर वो वाता चौंकते हुए चिल्लाते हुए उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये नाइन डार्कनेस सी खतरों से भरा हुआ है। इसके हर एक कतरे का वजन एक पहाड़ के जितना है। और नाइन डार्कनेस वर्लपूल भी अचानक से ही अपीयर हो जाते हैं। फैंग तेजी के साथ नाइन डार्कनेस सी के अंदर जाते हुए कहता है, मेरे पास इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अभी के लिए मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। फी जिंकिंग अभी भी फैंग का पीछा करने से नहीं हटते। वो नाइन डार्कनेस सी के अंदर इंटर होते हुए फैंग का पीछा करते साथ साथ अपने मन में कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी भी एक सोल प्रोटेक्शन ट्रेजर है? इतना सोचने के बाद वो फिर से जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। ये कहते साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अपने उसी अटैक को क्रिएट करते हुए फैंग के ऊपर रिलीज कर दिया था। फैंग उसके अटैक को जो तेजी के साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, अब भले ही उसका ये अटैक जल्दीबाजी में क्रिएट होने की वजह से टेक्निक को लैक करता है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो अपनी गोल्डी डिवाइन बॉडी को बर्न कर रहा है, अगर ये अटैक मेरे साथ हिट हो गया तो मैं पूरी तरह से मारा जा सकता हूँ। ये कहते हुए फैंग पीछे की तरफ पलटकर तेजी के साथ उसके हमले से बचने के लिए ऊपर की तरफ फ्लाई करते हुए किसी न किसी तरह करते हुए उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। पर इसके बावजूद भी फी जिंकिंग के अटैक की एनर्जी फैंग के आर्मर के साथ हिट होने लग गई थी। और सिर्फ उसकी इस एनर्जी के जरा सा इन्फ्लुएंस में आने से ही हम देख पाते हैं कि फैंग के आर्मर का क्या हाल हो गया था। वो ना सिर्फ कमजोर हो जाता है बल्कि उसके अंदर हर तरफ क्रैक्स आ जाते हैं। अटैक से बच जाने के बाद फिर फैंग अपने मन में कहता है, मेरे क्यूटी गोल्डन विंग्स पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। वो इतना सोचता है कि तभी फी चिंकिंग ने एक बार फिर से अपने इस अटैक को दोबारा से फैंग के ऊपर रिलीज कर दिया था। और इस बार फैंग उससे नहीं बच पाता, इसीलिए वो उसका सामना करते हुए अपने क्योटिक विंग्स को सामने कर लेता और अपनी गोल्डन डोमेन का भी यूज करने लग गया था। और फी चिंकिंग के इस अटैक के साथ डायरेक्ट हिट होने की वजह से फैंग नाइन डार्कनेस सी के अंदर और भी ज्यादा तेजी के साथ गहराई में जाने लगता है। फैंग को यूं अनस्टेबल होता हुआ देखकर फी चिंकिंग एक बार फिर से अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसके चलते उसकी पावर 10 गुना बढ़ गई थी। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहे हुए पावरफुल थ्रेड्स फैंग को अपने अंदर जकड़ने के लिए तैयार होकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बाता फैंग को उसके चंगुल से बचने के लिए केयरफुल रहने को कहती है, पर फैंग तो यहाँ पर अपनी बॉडी को भी नहीं संभाल पा रहा होता और बस अपने दांत पीसते रह जाता है। पर इससे पहले कि फी जिंकिंग का ये अटैक फैंग को हिट हो पाता, तभी अचानक से वहां पर एक रेड कलर की लाइट चमकती है और एक पावरफुल वर्लपूल क्रिएट हो जाता है, जिसकी चपेट में लुओ फैंग और फी जिंकिंग दोनों ही आ चुके थे। वनरेबल जी या नाइन डार्कनेस सी के बाहर खड़े होकर ही ये सारा नजारा देख रहे होते हैं और उन्हें भी ये वर्लपूल नजर आने लग जाता है। तभी हमें यहाँ वर्लपूल के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखें चमकते हुए दिखाई जाती हैं और एक पर्सन की आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रहा था, एलियन रेस, तुम लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई हमारे क्लैन के नाइन डार्कनेस सी के अंदर इंटर होने की, अब मरो। ये कहते हुए वो पावरफुल बीइंग फी जिंकिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फी जिंकिंग उसे देखते हुए शॉक होते हुए कहता है, क्या यहाँ पर इस नाइन डार्कनेस सी वर्लपूल के अंदर एक लिविंग बीइंग भी है? ये सोचते साथ ही फी जिंकिंग उस पावरफुल बीइंग का सामना करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ टकराता है, जिसके इम्पैक्ट से पूरे के पूरे नाइन डार्कनेस सी में हलचल मच गई थी। वनरेबल जिया भी ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं और उन्हें भी यहाँ पर वो पावरफुल बीइंग दिखाई पड़ गया था, इसलिए वो उसे देखते हुए अपने मन में कहते हैं, मैंने सुना है कि नाइन डार्कनेस सी वर्लपूल नाइन डार्कनेस सी के कोर में ले जाता है। इस बीइंग को देखने के बाद तो अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई टेरिफाइंग फाइटर्स का ग्रुप रहता है। इवन उनमें से ये जो कोई भी रैंडमली यहाँ पर बाहर आया है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रोंगर है। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस अननोन बीइंग के और फी जिंकिंग के अटैक एक दूसरे के साथ टकराने के बावजूद भी इन दोनों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था और इन दोनों की ही पावर्स बराबरी की होती हैं। इसलिए फी जिंकिंग उसका सामना ना करते हुए ब्लेड रिवर किंग का पीछा करने लगता है और कहता है कि मैं पहले इसे मारकर उस ट्रेजर को हासिल करूंगा और फिर इसका सामना करके इसको भी निपटाने का सोचूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से फैंग का पीछा करने लग जाता है और फैंग उससे बचकर भागने के लिए वर्लपूल की तरफ जाने लगता है। वो अननोन बीइंग भी पीछे नहीं हटता और वो भी तेजी से फी जिंकिंग का पीछा करने लग गया था। फी जिंकिंग लुओ फैंग के ऊपर अटैक
करते हुए उसे एक बार फिर से अपनी चपेट में लेने की कोशिश करता है, पर फैंग उससे बचते बचाते अपने मन में कहता है, डैम, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहते साथ ही फैंग तेजी के साथ उस वर्प पूल की कोर की तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर फी जिंगकिंग कहता है, नहीं, मेरा ट्रेजर, वो मेरे 2 ट्रेजर्स हैं। पर अब तक तो फैंग वर्लपूल के कोर के अंदर जा चुका था और वो वहां से गायब हो चुका होता है। अब तो फी जिंगकिंग के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर कितने पावरफुल बींग्स होंगे, इसलिए वो वहां से वापस जाने का डिसाइड करता और तेजी के साथ नाइन डार्कनेस सी के अंदर से बाहर आते हुए वनरेबल जिया के साथ मिलकर वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। जैसे ही नाइन डार्कनेस सी का वो पावरफुल बींग फी जिंगकिंग का पीछा करते हुए नाइन डार्कनेस सी से बाहर आता है, तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो कहता है, तुम तो बचकर भागने में काफी तेज निकले। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को, जो कि तेजी के साथ वर्लपूल के कोर के अंदर से होता हुआ कहीं और ही जा रहा था। पर यहाँ पर फैंग की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो इतनी ज्यादा थी कि फैंग खुद को संभाल नहीं पा रहा होता, और इस फोर्स के चलते फैंग की बॉडी की हड्डियां टूटने लगती हैं और उसको बुरी तरह से ब्लीडिंग होने लग गई थी। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए कहता है, यहाँ की पुलिंग फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो ही मुझे मार सकती है। इसी के साथ फैंग को आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने स्टार सील ट्रेजर को बाहर निकालता है और फिर फौरन से उसके अंदर चला गया था, जिसके चलते अब वर्लपूल का सारा प्रेशर स्टार सील के ऊपर पड़ रहा होता है और फैंग उससे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने स्टार सील के अंदर आते साथ ही जल्दी से अपनी पूरी की पूरी बॉडी और आर्मर को फौरन से हील कर लिया था और एक बार फिर से पहले की तरह ठीक होकर वर्लपूल के अंदर से होते हुए नाइन डार्कनेस सी के कोर में पहुंच चुका होता है। यहाँ पर तो अंडरग्राउंड में एक अलग ही दुनिया बसी होती है। फैंग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और इसे देखते हुए कहता है, ये कितनी अजीब स्पेस है। ये जगह मुझे थोड़ी सी उस जगह के साथ सिमिलर लग रही है जहाँ मुझे स्पेस हार्ट मिला था, और यहाँ की रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस जगह की मिस्ट में स्पेशल पावर्स हैं, जिसके चलते स्पेशल फ्लक्चुएशन लॉक्ड है। इसी के चलते मैं अपनी न्यू डोमेन एबिलिटी की टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही मैं डिवाइन किंगडम में ट्रांसमिट कर सकता हूँ। फैंग यहाँ पर अपनी स्टार सील के अंदर ट्रेवल करते हुए इस जगह के बारे में जान ही रहा था कि तभी हमें यहाँ के लोगों को दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहे होते हैं। वो लोग फैंग की स्टार सील को आसमान में यू फ्लाई करता हुआ देखकर एक जगह पर रुकते हुए कहते हैं, वो क्या चीज है। तभी फैंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के एरिया को सर्च करता है, तो उसे मालूम होता है कि यहाँ पर तो एक पूरी आर्मी मौजूद है और ये सभी उसी रेस से हैं जिससे फैंग का पहले नाइन डार्कनेस सी के अंदर एक वनरेबल से सामना हो चुका है, और ये तकरीबन 300 लोग हैं जो सभी अनडाइंग हैं। फैंग अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि तभी इस आर्मी में मौजूद एक पर्सन को इस बात का एहसास हो जाता है कि अभी अभी किसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस एरिया को स्कैन किया, इसलिए वो भी जल्दी से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है और उस स्टार सील की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो कोई एलियन रेस का मेंबर है। इसी के साथ फिर वो जल्दी से अपने 2 मेंबर्स को अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने के लिए भेज देता है और फिर बाकी सभी के साथ मिलकर तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए स्टार सील का पीछा करने लग गया था। इन लोगों को जो अपना पीछा करता हुआ देखकर फैंग अपने मन में कहता है, मैंने काफी लंबे समय से अपनी ऑरा को छुपाया हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी डिवाइन पावर्स के साथ मुझे कैसे ढूंढ निकाला। इतना कहते साथ ही फैंग अपनी स्टार सील से बाहर आ जाता है और अपने क्योटी विंग्स के साथ तेजी के साथ फ्लाई करते हुए इनसे बचकर भागने लगता है और साथ ही साथ इन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता भी है, ये सभी लोग बहुत ही अजाइल हैं और इन पर इस मिस्ट का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर फिर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन तुम सब लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। इतना कहने के बाद फैंग फौरन से अपने क्योटी विंग्स की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ इस मिस्ट को चीरते हुए वहां से फ्लाई करके बहुत दूर निकल जाता है। और अब ये लोग फैंग को नहीं देख पा रहे थे और इसीलिए एक जगह पर रुकते हुए फैंग के विंग्स की वजह से वहां पर बने हुए क्रैक्स को देखते हुए कहते हैं, ये एलियन अभी सिर्फ एक अनडाइंग है, पर फिर भी ये हमारे इस क्लैन के वर्ल्ड में आखिर हमसे ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। ये कहते हुए वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वहाँ पर काफी ज्यादा सोनिक बूम्स बनते हैं। इतने में सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग उन्हें चकमा देकर काफी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए माउंटेन्स में आकर बैठ जाता है और मेडिटेट करते हुए इन लोगों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ के लोगों की जीन बॉडीज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इवन यहाँ के कुछ ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं। अब क्योंकि मेरे ट्रेसेस यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि जल्दी ही और भी ज्यादा लोग मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए। इतना सोचने के बाद फिर फैंग अपने मन में कुछ और सोचता है और फिर जल्दी से वोबाता से पूछता है, वोबाता, इस एलियन रेस का बैकग्राउंड क्या है। जिस पर तो वोबाता अपने साथ साथ ओटुका को भी सर्च पर लगाती है और जल्दी से इस बारे में पता लगाना शुरू करते हुए फैंग से कहती है, मुझे डेटाबेस में इनसे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ये सुनकर तो फैंग भी अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब कि हमने जो रूमर सुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। आज तक कोई भी इस जगह से इन्फॉर्मेशन
लेकर जिंदा बाहर नहीं जा सका। जिस पर तो वो वाता फैंग से कहती है, तुम्हारी मूशा बॉडी की नेट सीक्रेट टेक्निक डोमेन से तुम्हारे लिए इस जगह से आना जाना मुश्किल नहीं होगा। इस पर तो फैंग ध्यान लगाते हुए अपनी मूशा बॉडी को देखता है कि वो अभी तक कहां पर पहुंची, और अब फिर जैसे ही वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो वर्ल्ड ट्री के काफी करीब है। इसलिए अपने मन में कहता है, अब मैं फाइनल स्टेप से फेल नहीं हो सकता, मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। और इस बीच मैं अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से पूछूंगा कि क्या उनके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ फिर हमें ये टाइम काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है, जिसमें फैंग का यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ बार बार सामना होता है, पर वो हर बार इन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहता है। और फिर वो फाइनली एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाते हुए चेक करता है तो उसकी मूशा बॉडी वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच चुकी होती है। इसीलिए इस बार वो कोई भी गलती ना करते हुए अपनी मूशा बॉडी से वहां पर कोई भी हमला नहीं करवाता, बल्कि इस बार वो अपने एक पीक किंग लेवल सर्वेंट को अपना सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल देकर वर्ल्ड ट्री के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। जिस पर फैंग का वो सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है और गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल को उस वर्ल्ड ट्री के पास जाकर उसे डेटोनेट करते हुए उस वर्ल्ड ट्री की शाख को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जिस पर उसकी कॉन्शियसनेस फिर से जाग उठती है और कहती है, डैम एलियन रेस, तुम फिर से मुझे इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, अब मरो। ये कहते हुए वो फैंग के सर्वेंट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मार पाती और सर्वेंट उसकी शाख को तोड़ने में कामयाब रहता है। और वो शाख को तोड़ते हुए अपनी वर्ल्ड रिंग में रखकर काफी खुश हो रहा होता है कि तभी वहां पर बड़े जॉइंट ट्री ने एक्शन लेते हुए इसको मारने के लिए अपनी लो पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसे फैंग ने नोटिस कर लिया था। इसलिए वो जल्दी से अपने सर्वेंट को कहता है, भागो यहाँ से। वो सर्वेंट बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे नहीं बच पाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जो देखकर फैंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। पर इतने में ही उस पेड़ के पत्ते फ्लाई करते हुए फैंग के कॉटन फ्लावर के पास आ गए थे। इसलिए फैंग जल्दी से उनमें से कुछ पत्तों को अपनी वर्ल्ड रिंग में रखते हुए जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट होते हुए भागना शुरू कर देता है। और इस बार फाइनली वो इसमें कामयाब हो गया था, अपने एक सर्वेंट की बलि देने के बाद। अब फैंग की मूशा बॉडी सक्सेसफुली यहाँ से सैंपल लेने के बाद बचकर भागने में कामयाब हो चुकी थी, जबकि हम देख पाते हैं कि वो वर्ल्ड ट्री गुस्से में इन्हें चीखते चिल्लाते गालियां देते रह जाती है। फैंग तो सैंपल लेने के बाद काफी ज्यादा खुश था और वो बाता भी खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब, अब बस हमें मूशा क्लोन बॉडी के यहाँ पर आने का वेट करना है, फिर तुम इजिली 9 डार्कनेस सी से बचकर निकल पाओगे। वहीं हम देख पाते हैं कि फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ 9 डार्कनेस सी के अंदर फ्लाई करते हुए जा रहा था कि तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो एक जगह पर रुकते हुए कहता है, कुछ तो गलत है। इन पिछले कुछ दिनों से वो सभी लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी, और इवन 11 अनडाइंग्स ने मिलकर मुझे घेरते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, पर अब अचानक से वो सभी डिसअपीयर हो गए और मेरा पीछा भी नहीं कर रहे। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। फैंग अपने मन में ये सोचते हुए पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों, कि तभी हमें फैंग के ऊपर आसमान में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग खड़ा हुआ है, जिसके पीछे कुछ वॉरियर्स घुटनों पर झुके हुए उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहते हैं, योर हाइनेस। उस एलियन रेस मेंबर के आसपास 3 मिलियन सोल्जर्स का इंसर्कलमेंट कंप्लीट हो चुका है, 9 जनरल्स भी रेडी हैं, हम सभी आपके कमांड का इंतजार कर रहे हैं। इस पर तो वो प्रिंस कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एलियन रेस मेंबर इतनी देर तक बच पाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, अब मैं जरूर खुद इसे अपने हाथों से मारूंगा। इसी के साथ हमें उस पर्सन की लुक दिखाई जाती है जो कि इविल स्माइल कर रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये इस पूरे के पूरे 9 डार्कनेस सी को कंट्रोल करता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इससे बचकर निकल पाएगा।